नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस मंत्रा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल यादव सर एक बार पुनः आपके सामने भारतीय संवैधानिक क्लास शुरू करूंगा। और कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। शुरू करते हैं तो जल्दी से, विलंब किए बगैर। भारतीय संविधान तो 3 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। उन तीनों क्लासों में आपने क्या सीखा, क्या समझा, बताइए जरा। क्या क्या मैंने क्लासें करा दी हैं और उससे आपने कितना सीख लिया है। तो आगे की क्लास चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल, इन दोनों में अंतर कराता हूं। ठीक, संसद, विधानमंडल। संसद होती है बेटा केंद्र में और विधानमंडल होती है राज्यों में। संसद कहाँ होती है? केंद्र में। और विधानमंडल कहाँ होती है? राज्य में। अगर मैं बात करूं कि संसद के कुल कितने अंग हैं, तो इसके अंग हैं 3। इसी प्रकार अगर विधानमंडल के अंग की बात करूं तो इसके भी अंग हैं 3। सिमिलरिटी है, मतलब संसद में और विधानमंडल में क्या है? समानताएं हैं। जैसे पहली बात मैंने की कि संसद के कुल कितने अंग हैं, तो आप क्या कहेंगे? संसद के कुल 3 अंग हैं। ऐसे विधानमंडल के कुल कितने अंग हैं, तो विधानमंडल के भी 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन से हैं उसे समझेंगे हम। पहला अंग है आपका राज्यसभा, दूसरा अंग है आपका लोकसभा, और तीसरा जो अंग है आपका वो है राष्ट्रपति। इसी प्रकार विधानमंडल के अंग भी 3 हैं। पहला अंग है आपका विधान परिषद, दूसरा अंग है आपका विधानसभा, और तीसरा अंग है आपका राज्यपाल। तो संसद के कुल कितने अंग थे? 3। विधानमंडल के 3। फर्स्ट अंग मैंने लिखा आपके लिए राज्यसभा, इधर मैंने फर्स्ट अंग लिखा है विधान परिषद। तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर होंगे, इन दोनों में पूरी तरह समानता होगी। बिल्कुल, वो कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा आपके लिए। इधर मैंने लिखा सेकंड नंबर पर लोकसभा, इधर विधानसभा। तो इनमें बिल्कुल सिमिलरिटी है, इन दोनों में क्या है? बिल्कुल सिमिलरिटी है। वो हम आगे बताने वाले हैं कैसे समान है। इसी प्रकार यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल में बिल्कुल सिमिलरिटी है। ओके, तो कैसे सिमिलरिटी है उस पर चर्चा करते हैं। पहले हम सिमिलरिटी पर चर्चा करते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद पूरा। आपसे पूछा जाएगा कि संसद का जो उच्च सदन है, आपसे प्रश्न आएगा एग्जाम में कि भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका जो उच्च सदन है, अपर हाउस, वो कौन सा है? तो आप आंसर देंगे राज्यसभा। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है। ओके, इसी प्रकार अब क्वेश्चन आ गया यहां से कि भाई विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो आप तुरंत यहां पहुंच जाएंगे कि राज्य के विधानमंडल का विधान परिषद क्या है? एक उच्च सदन है।
क्या है, एक उच्च सदन अपर हाउस है। तो पहली समानता क्या समझी हमने, संसद का उच्च सदन अपर हाउस राज्यसभा, विधानमंडल का अपर हाउस उच्च सदन विधान परिषद। ओके, अब आपसे पूछेगा कि संसद का द्वितीय सदन कौन सा है। संसद का सेकंड सदन, भारत की संसद का सेकंड सदन कौन सा है। तो सेकंड सदन में आपको आंसर देना है राज्यसभा। राज्यसभा भारत की संसद का क्या है, द्वितीय सदन है। इसी प्रकार क्वेश्चन यहां से आ गया कि विधानमंडल का द्वितीय सदन कौन सा है। विधानमंडल का द्वितीय सदन कौन सा है, तो आपके आंसर देने वाले हैं। आपका आंसर रहेगा कि विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का क्या होता है, सेकंड सदन होता है, द्वितीय सदन होता है। तो यहां हमने क्या समझे, दो प्रकार की समानताएं। आगे बात करते हैं इसी में, राज्यसभा में ही, विधान परिषद में। संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता। संसद का ऐसा सदन बताइए जो कभी भंग नहीं होता। तो आप क्या लगाएंगे आंसर, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। ऐसे ही विधानमंडल का ऐसा कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं होता, तो आप क्या लगाने वाले, विधान परिषद। विधानमंडल का विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। ओके, एक ये समानता हमने समझी इन दोनों के पक्ष में। आगे और समझते हैं। अगर मैं राज्यसभा के चुनाव की बात करूं तो ये होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। आपसे प्रश्न आ गया कि विधानमंडल में विधान परिषद के चुनाव कैसा होता है, तो आप क्या लगाएंगे बेटा, अप्रत्यक्ष। ओके, कितनी चीजें आसान है। संसद में राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। विधानमंडल में विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर। राज्यसभा पढ़ लोगे, विधान परिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, विधान परिषद पढ़ लोगे तो राज्यसभा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों आप आसानी से अंतरों से ये प्रश्न हल कर पा रहे होगे। और समझते हैं इन दोनों में सिमिलरिटी और क्या क्या हो सकती है। अच्छा, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, उनके लिए आयु चाहिए कम से कम 30 वर्ष। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनके लिए आयु सीमा चाहिए कम से कम 30 वर्ष। ये मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं आयु सीमा के चैप्टर में। तो विधान परिषद का कैंडिडेट बनने के लिए, जैसे हम MLC बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC बोलते हैं, उसको बनने के लिए आयु सीमा कितनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। बिल्कुल समानता है, बिल्कुल समानता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे। अच्छा, ये जो सांसद हैं इनका जो कार्यकाल होता है, इन सांसदों का जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल होता है बेटा 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष। राज्यसभा के सभी सांसदों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। तो विधान परिषद के जो MLC होते हैं इनका कार्यकाल कितना होगा, बताइए, जल्दी से बताइए। इनका भी कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष ही होगा। यहां तक क्लियर है सारी बातें। आयु सीमा कम से कम 30 वर्ष सांसद को चुनाव लड़ने के लिए, MLC को चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा कम से कम 30 वर्ष। इनका कार्यकाल 6 वर्ष है, तो इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष ही होगा। आगे और समझते हैं समानताओं में। इनका जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, ये होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। राज्यसभा के सभी सांसदों का चुनाव कैसे होता है, वो होता है अप्रत्यक्ष मत अधिकार प्रणाली के आधार पर। अप्रत्यक्ष क्या होता है वो मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, वहां से देख सकते हो। जिसे आम जनता वोट नहीं करती वो सभी अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष तो होता ही होता है, लेकिन ये होता है ओपन इलेक्शन, खुला मतदान। कैसा सिस्टम है, खुला मतदान, ओपन इलेक्शन। ऐसे ही विधान परिषद के जो
एमएलसी बनते हैं, इनका भी चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे बेटा, अप्रत्यक्ष। और यहाँ भी होता है खुला मतदान। खुला मतदान प्रणाली का क्या अर्थ है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, विधान परिषद राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट में जो सिस्टम है वो सिस्टम होता है आपका ओपन सिस्टम, खुला मतदान प्रणाली। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, राज्यसभा के 2 वर्ष बाद 1/3 कैंडिडेट क्या हो जाते हैं बेटा, सेवानिवृत्त। राज्यसभा के 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे, और पुनः 2 वर्ष के बाद क्या होगा, 1/3 ही सदस्यों को पुनः भर्ती कर लिया जाएगा इलेक्शन के द्वारा। तो विधान परिषद में अगर क्वेश्चन पूछता है तो 2 वर्ष के बाद यहाँ पर भी 1/3 1/3 लोग क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इतने ही लोग चुनाव के द्वारा पुनः विधान परिषद में आ जाते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव हर 2 वर्ष के अंतराल पर होता रहता है, इस बात को याद रखेंगे। इसी प्रकार विधान परिषद के कैंडिडेटों का या विधान परिषद का जो चुनाव होता रहता है हर 2 वर्ष के अंतराल पर होता रहता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में 2 वर्ष बाद कुल कितने कैंडिडेट सेवानिवृत्त होते हैं, तो 1/3। विधान परिषद में 2 वर्ष के बाद 1/3, कितने वर्ष बाद 1/3, तो 2 वर्ष बाद 1/3, कितने वर्ष बाद 1/3, तो यहाँ पर 2 वर्ष के बाद 1/3। राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होते रहते हैं वो हर 2 वर्ष के अंतराल पर होते रहते हैं। विधान परिषद के लिए जो इलेक्शन होते रहते हैं वो हर 2 वर्ष के अंतराल पर होते रहते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट। राज्यसभा क्या करती है बेटा, राज्यसभा करती है लोकसभा पर नियंत्रण, लोकसभा पर नियंत्रण। राज्यसभा का जो मुख्य कार्य वो यही है कि लोकसभा पर कंट्रोल को बनाए रखे। लोकसभा अगर मनमानी करती है तो उस मनमानी पर जो ब्रेक लगाने का काम करती है वो होती है राज्यसभा। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है लोकसभा के कार्यों पर नियंत्रण करना। तो विधान परिषद किस लिए बनाई जाती है, ये बनाई जाती है विधानसभा पर नियंत्रण करना, विधानसभा पर नियंत्रण रखना। क्लियर? तो क्या समझे, राज्यसभा किस लिए बनी है, लोकसभा के कार्यों पर निगरानी करने के लिए, लोकसभा की मनमानी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। विधान परिषद किस लिए बनी है, विधानसभा के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए, विधानसभा की मनमानी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य था। और आगे देखिए, राज्यसभा ना तो भंग होती है, एक बात याद रखेंगे, और ना समाप्त होती है। राज्यसभा ना ही भंग होगी और ना ही समाप्त होगी। तो क्या समझे, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और ना ही समाप्त होती। लेकिन विधान परिषद में यहाँ थोड़ा ये अंतर आपको स्पष्ट करना है, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती लेकिन बेटा समाप्त हो जाती है। यहाँ आपको ये आंसर, ये चीज याद रखनी है, ऐसा कौन सा सदन है जो भंग नहीं होता लेकिन समाप्त हो जाता है। तो आपका क्या आंसर रहेगा, आपका क्या आंसर रहेगा, वो है विधान परिषद। विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का एक ऐसा सदन है जो भंग नहीं होगा लेकिन क्या हो जाएगा, जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। और इसे आप बना भी सकते हो, विधान परिषद को बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, दोनों ही कार्य हैं। तो ये हमने अंतर समझे राज्यसभा और विधान परिषद में। आगे समझते हैं।
लोकसभा और यहाँ रहेगा आपका विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा। पहला अंतर तो बेटा यह है कि लोकसभा जो है संसद का प्रथम सदन है। लोकसभा भारत की संसद का क्या है? पहला सदन है, फर्स्ट अंग है, इसे समझे, प्रथम सदन। तो विधानसभा राज्य के विधानमंडल का क्या होगा? प्रथम सदन। यहां लिख दो इस तरीके से। लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी मेंबर हैं सांसद, उनका जो चुनाव होता है बेटा वो होता है प्रत्यक्ष। लोकसभा के जितने भी मेंबर चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर और वयस्क मताधिकार। जितने भी लोकसभा के कैंडिडेट बनते हैं उनका जो इलेक्शन होता है सांसदों का वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है? वयस्क मताधिकार के आधार पर। जिनकी आयु 18 प्लस या 18 होती है और जिनका मतदाता सूची में नाम होता है वो व्यक्ति इनको वोट करते हैं। क्लियर? ऐसे ही विधान परिषद के, विधानसभा के जो विधायक बनते हैं, जिन्हें आप एमएलए बोलते हो, विधायक, इनका भी चुनाव क्या होता है? अगर चुनाव पूछे तो आप लगाएंगे प्रत्यक्ष। और कैसे होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। समझ पा रहे हैं? लोकसभा प्रथम सदन है, विधानसभा प्रथम सदन है। सांसदों का चुनाव प्रत्यक्ष, विधायकों का चुनाव प्रत्यक्ष। वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ भी क्या होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। कोई दिक्कत आ रही है? मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। और ये तुलना कराने से आपको बहुत सारी चीजें आसान लग रही होंगी। बहुत सारी चीजें क्या आसान लग रही होंगी। यहाँ प्रथम सदन का अर्थ क्या होता है? प्रथम सदन का अर्थ ये होता है कि लोकसभा कहीं अधिक शक्तिशाली है राज्यसभा की तुलना में। लोकसभा कहीं अधिक शक्तिशाली होती है राज्यसभा की तुलना में। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि लोकसभा को डायरेक्ट जनता ने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुनकर भेजा है, तो इसको डायरेक्ट जनता की पावर मिलती है पब्लिकली। और भारत में संसद में 99% कार्यों की जो शुरुआत होती है वो लोकसभा से ही होती है। राज्यसभा तो आप केवल इतना समझिए कि वो लोकसभा के कार्यों पर केवल नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनी है। इसी प्रकार विधानसभा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा लोगों ने चुनकर भेजी है, तो विधानसभा प्रथम सदन होगी और विधान परिषद होगा द्वितीय सदन। सामान्य तौर पर अधिकांश कार्यों की शुरुआत विधानसभा और लोकसभा से की जाती है। इतनी बातें समझे? आगे और समझते हैं इन्हीं के बारे में। हाँ, सांसदों की अगर बात करें, जो सांसद बनते हैं उनके लिए आयु सीमा की अगर बात आपसे पूछे, आयु सीमा तो ये होती है तुम्हारी 25 वर्ष। लोकसभा का कोई भी मेंबर तब तक चुनाव नहीं लड़ेगा जब तक उसकी उम्र 25 वर्ष ना हो जाए। तो आपसे पूछेगा कि विधानसभा कैंडिडेट के लिए बताएं, तो यहाँ पे भी 25 वर्ष। कौन सी बड़ी बात है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधायक बनने के लिए कम से कम आयु सीमा कितनी चाहिए? 25 वर्ष। यहाँ कितनी है? यहाँ भी 25 वर्ष है, बिल्कुल समानता है। अच्छा, बात करते हैं कार्यकाल की। सांसदों का कार्यकाल 5 वर्ष, तो विधायकों का कार्यकाल कितना होगा बेटा? 5 वर्ष। आसान अंतर है। जैसे राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वैसे ही विधानसभा के कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 ही वर्ष होता है। तो यहाँ से आप कार्यकाल में अंतर कर पाएंगे। आगे और भी अंतर करते हैं।
एक बात तो ये समझनी पड़ेगी, लोकसभा जो है वो संसद का बेटा अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, वैसे विधानसभा क्या है? अस्थायी सदन है। इसका क्या मतलब होता है? अस्थायी, अस्थायी सदन का अर्थ ये हो कहता है हर 5 वर्ष के बाद, हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा बदलती है। इसी प्रकार हर 5 वर्ष के बाद विधानसभा भी बदलती है। नए नए लोकसभा सांसद बनकर आते हैं, यहाँ पर भी नए नए विधानसभा सांसद विधायक बनकर आते हैं, ठीक, सदस्य बनकर आते हैं। 5 वर्ष तो होता ही है, लेकिन इससे पहले भी इसे हम भंग कर सकते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भी कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी भंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक। जैसे लोकसभा भंग की जा सकती है, विधानसभा भी भंग की जा सकती है। कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, बिल्कुल सिमिलरिटी है। आप लोकसभा को पढ़िए, विधानसभा को मत पढ़िए, तब भी कार्य चलेगा। इतना समझिए कि विधानसभा राज्य में है और लोकसभा केंद्र में है। आगे, लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, जिसका एक होता है लोकसभा अध्यक्ष और एक होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। प्रत्येक लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। तो यहाँ लोकसभा की जगह हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? विधानसभा उपाध्यक्ष। क्लियर है? लोकसभा की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, बैठक से लेकर, किसकी देखरेख में होती है? लोकसभा स्पीकर की देखरेख में होती है, अध्यक्ष। विधानसभा में जितनी भी बैठक होंगी, विधानसभा अध्यक्ष की देखरेख में होंगी। ऐसे ही लोकसभा का उपाध्यक्ष है, तो यहाँ विधानसभा का उपाध्यक्ष है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है अपने पद पर, तो ये कार्यों को देख लेगा। अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं है अपने पद पर, तो ये कार्यों को देख लेगा। उपाध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है, उपाध्यक्ष किस लिए बनाया जाता है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कार्यों को संभाल ले, इसीलिए अध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा विधानसभा अध्यक्ष। ये नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, ये नहीं है तो यहाँ उपाध्यक्ष करेगा। क्लियर? आगे, लोकसभा देखिए जनता का होता है बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय सदन। तो विधानसभा भी जनता का क्या होना चाहिए? लोकप्रिय सदन। क्यों लोकप्रिय होता है? क्योंकि इसके जितने भी सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं वो डायरेक्ट चुनकर भेजे जनता ने। तो ये जनता के बीच इनका आना जाना रहता है, जनता के सीधे इनसे संबंध भी होते हैं, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट जनता ने वोट दिया, जनता ने चुना है। अतः जो पब्लिक होती है वो इन सांसदों को क्या बना देती है? लोकप्रिय, और होते भी लोकप्रिय हैं। तो लोकप्रिय सदन कौन सा होगा? लोकसभा कि राज्यसभा? लोकसभा होगा। क्यों होगा लोकसभा? क्योंकि लोकसभा के कैंडिडेटों का जो चुनाव हुआ था वो डायरेक्ट हुआ था, ये जनता के बीच वोट लेने गए थे, ठीक, पब्लिसिटी जनता ने दी है। ऐसे क्या होता है, विधायक जो होते हैं एमएलए, वो भी वोट लेने आते हैं, गांव गांव जनता से वोट मांगते हैं। तो जनता क्या करती है? उनको फेमस कर देती है, लोकप्रिय बना देती है। तो लोकप्रिय सदन लोकसभा यहाँ और लोकप्रिय सदन विधानसभा वहाँ पर, ठीक। इनका भी चुनाव कैसे हुआ था? मैंने बताया था, प्रत्यक्ष हुआ था। आगे चलते हैं। तीसरे अंग की बात कर रहा था बेटा मैं, राष्ट्रपति।
और यहाँ हम करेंगे राज्यपाल। राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा समझ चुके हो आप? अगर ये सारी चीज़ें समझ आती हैं तो बता दिया करो बीच बीच में कमेंट के माध्यम से कि हाँ भरपूर समझ में आ रही हैं। और इस तरीके से संविधान पढ़ने से आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल में तुलना करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी आयु सीमा ही जान लेते हैं। कितनी? कम से कम 35 वर्ष। ये कम से कम है। तो राज्यपाल की भी आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष, बिल्कुल समान होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष है, तो राज्यपाल बनने के लिए भी आयु सीमा कम से कम 35 ही वर्ष होगी, ये निश्चित है। ठीक, ये केंद्र में है, ये राज्यपाल राज्य में है, इतना फर्क है केवल। काम दोनों के समान हैं, काम दोनों के क्या हैं? समान है। आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष। अच्छा, कार्यकाल की बात बताना, बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 ईयर, 5 वर्ष। तो अब राज्यपाल का आपको कार्यकाल बताना है, और ये कार्य मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ये आप बताइए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? आयु सीमा दोनों के लिए 35 वर्ष है। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? बताइए, पुरानी वीडियो में मैं बता चुका हूं पहले भी। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। शपथ दिलाने का कार्य होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ओके, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसी को बताइए। वर्तमान में भारत के नए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं और कौन से नंबर के बने हैं, ये दोनों चीजें बताइए आप। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं और कौन से नंबर के हैं, तथा इन्हें शपथ दिलाने का कार्य किसने किया है, ये कमेंट में बताइए। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा बेटा, बताएं? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की हम सीधी तुलना हाई कोर्ट से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीधी तुलना हम हाई कोर्ट से करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट होता है केंद्र में और हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में। तो क्या समझा मैंने कि यहाँ शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का चीफ जज, तो यहाँ शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज। बहुत चीज़ें आसान हैं, लगता है आपको कि ये चीज़ें कठिन हैं, बहुत ही सारी चीज़ें आसान है यहाँ पर। आप यहाँ समझिए सुप्रीम कोर्ट की तुलना हाई कोर्ट से कर रहे हैं, तो आपको शपथ आसानी से याद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आयु सीमा 35 वर्ष, इसे याद कर लो। आयु सीमा यहाँ भी 35 वर्ष। यहाँ कार्यकाल 5 वर्ष, तो यहाँ आपको बताना है कितना कार्यकाल होता है, बस इतना बताइए मुझे। आगे आगे जो राष्ट्रपति, बेटा राष्ट्रपति का तो होता है चुनाव, यहाँ थोड़ा आप अलग समझेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति का होता है इलेक्शन, और कैसे होता है इलेक्शन ये आप जानते हैं, अप्रत्यक्ष, क्योंकि आप लोग राष्ट्रपति को वोट देने नहीं जाते, इसलिए ये सिस्टम होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। यहाँ राज्यपाल का चुनाव नहीं होता बेटा, राज्यपाल की होती है नियुक्ति, और ये नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नियुक्ति, और नियुक्ति किसके हाथ में होती है? भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो यहाँ पर थोड़ा ये अंतर आपको समझना चाहिए कि राष्ट्रपति का क्या होता है? इलेक्शन। इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर। किंतु जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं? राज्यपाल की करते हैं बेटा नियुक्ति। तो राज्यपाल की यहाँ नियुक्ति होती है, राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक, आगे राष्ट्रपति बेटा केंद्र में
समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? केंद्र में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, इतनी बात याद रखना। होते प्रधानमंत्री की देखरेख में है, क्योंकि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। संपूर्ण शक्तियां हमारे संविधान ने प्रधानमंत्री को दी है, मतलब रियल पावर जो है, वास्तविक शक्ति हमारे प्रधानमंत्री के पास होती हैं, लेकिन काम सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास होती है नामात्र की शक्तियां। तो यहाँ ये स्टेटमेंट से पढ़ो, केंद्र में समस्त का मतलब सभी मतलब कार्यपालिका जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। विदेशों से कोई समझौता होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा, लेकिन देखा होगा आपने करके आते हैं प्रधानमंत्री, है ना। किसी की नियुक्ति होती है केंद्र में, प्रधानमंत्री इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे न्यायवादी बना दो, इसे राज्यपाल बना दो, ये काम कर दो, इसे भारत रत्न दे दो, इसे पद्म विभूषण दे दो, इसे पद्म भूषण दे दो। ये सब काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन करवाता कौन है? करवाता प्रधानमंत्री है। ऐसे ही राज्य में राज्यपाल क्या होता है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान। राज्य में भी देखा होगा आपने, राज्यपाल सरोजिनी नायडू क्या कहा था कि जो राज्यपाल पद है वो एक ऐसा पद है जिसके लिए संविधान ने क्या, कुर्सी तो बहुत हाईएस्ट अच्छी कुर्सी प्रदान की है, लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर वो कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कर इसलिए नहीं सकता कि राज्यपाल जो है उसके पास नामात्र की शक्तियां होती हैं, कठपुतली होता है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, वैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री की। तो राज्य के सभी काम होंगे राज्यपाल के ही नाम से, लेकिन करवाएंगे कौन? मुख्यमंत्री। करवाने का कार्य किसके हाथ में? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के पास होती हैं क्या? वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां। तो राज्यपाल से आप क्या समझे? समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान। तो क्या बोला था सरोजिनी नायडू ने कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। भारत का जो गवर्नर है, राज्यों का जो गवर्नर है, वो क्या है? सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। तो क्या समझा हमने? समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे और भी जानते हैं। हाँ, विद्यार्थियों, संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन इसका एक चौथा अंग भी होता है, ये अलग से पूछा जाता है। भारत की संसद के कितने अंग होते हैं? 3, लेकिन चौथा अंग आपसे पूछा जाता है। चौथा अंग आपसे लगाएंगे, आप लगाएंगे उसे मीडिया प्रेस। चौथा अंग को हम चतुर्थ स्तंभ या चौथा खंबा, इस नाम से भी पेपर में आ चुका है। चौथा खंबा कौन सा होता है भारत की संसद का? तो उसे लगाएंगे मीडिया प्रेस। ऐसा क्यों है मीडिया प्रेस ही चौथा अंग क्यों है भारत की संसद का? क्योंकि मीडिया प्रेस रहती है बेटा फ्री, स्वतंत्र। आपातकाल में भारत की मीडिया को आज़ादी दी गई है, इसीलिए हम भारत की मीडिया को क्या बोलते हैं? चतुर्थ स्तंभ, चौथा अंग, चौथा खंबा। लेकिन वर्तमान की मीडिया की आप हालत जानते ही हैं, कौन सा रैंक लेकर आती है अपनी मीडिया, है ना। एक सूचकांक आता है, फ्रीडम प्रेस इंडेक्स। हाँ, राज्य विधानमंडल का कोई चौथा अंग नहीं होता, राज्य के विधानमंडल का कोई चौथा अंग नहीं होता है। ये सारी चीज़ आप नोट कर लो। अंग के बाद मैं बात करता हूँ किसकी? सदन की। एक बात पूछ लेता है, सदन। संसद में कुल कितने सदन हैं?
ऐसे ही राज्य के विधानमंडल में कुल कितने सदन हैं। तो सदन में से आप राष्ट्रपति को हटा दो, यहाँ राज्यपाल को हटा दो, तो सदनों की संख्या होती है हमारे पास केवल 2। कितने सदन होते हैं? 2। तो दोनों सदन में करा चुका हूँ आपके लिए। यहाँ मैंने आपको एक सदन कराया था लोकसभा और एक सदन कराया था राज्यसभा। क्लियर? सदन की संख्या पूछेगा तो 2 बताएंगे और कुल अंग पूछेगा तो 3 बताएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति सदन नहीं होता, एक अंग होता है। ऐसे ही यहाँ सदन क्या क्या बताया था? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा विधान परिषद सदन है। राज्यपाल एक सदन नहीं है, लेकिन विधानमंडल का अंग तो है। तो अंग 3, सदन 2। दोनों के अंग कितने याद रखेंगे? 3 3, सदन 2 2। इसका चौथा सदन होता है, लेकिन इसका चौथा सदन नहीं होता, इसे भी याद रखेंगे। एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं। देखिए, जो विधानमंडल है, अगर उसमें बात करूं कि विधान परिषद, इसको आप भी जानते हो, विधान परिषद बेटा कुछ ही गिने चुने राज्यों में है। विधान परिषद भारत के कुछ ही गिने चुने राज्यों में है। कितने राज्यों में बेटा? 6 राज्य। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है केवल विधान परिषद। तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां विधानमंडल कैसे बनेगा? यहां से कई बार प्रश्न आता है। जिन राज्यों में विधानमंडल नहीं है, सॉरी विधान परिषद नहीं है, वहां विधानमंडल कैसे बनेगा? तो वहां विधानमंडल बनेगा बेटा विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार आता है कि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानमंडल का गठन कैसे होता है, तो वहां पर विधानसभा होती है और राज्यपाल होता है। केवल 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद हैं, बाकी सभी राज्यों के जो विधानमंडल बने हुए हैं वो विधानसभा राज्यपाल से मिलकर बने हुए हैं। बात समझ आ रही है? जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां कैसे बनेगा? विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां तो 3 होंगे, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। अच्छा, जिन राज्यों में विधान परिषद है उसे हम क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक विधानमंडल। द्विसदनात्मक का अर्थ होता है, अंग्रेजी में भी आता है कहीं कहीं, बाई कैमरल, ऐसे ही लिखा होगा, बाई कैमरल स्टेट। स्टेट, राज्य। जिन राज्यों में 2 सदन वाला विधानमंडल है उन राज्यों को क्या कहते हैं? बाई कैमरल स्टेट। बाई कैमरल का अर्थ ये होता है द्विसदनात्मक। जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, मतलब 6 राज्य, तो 6 राज्यों को हम क्या कहेंगे? 6 राज्यों को कहेंगे हम बाई कैमरल स्टेट। ओके, तो आज मैंने आपको भारत की संसद और राज्यों के विधानमंडल के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, साथ साथ राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सारी बातें अगर आपके एग्जाम में आती हैं, किसी भी एग्जाम में, तो आपका निश्चित ही प्रश्न सही होगा। प्रश्न का गलत होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। कल और संविधान की क्लास लेकर शुरू करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि जो भी पेट के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हों, यूपी पुलिस की आगामी तैयारी कर रहे हों, या कोई भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये संविधान की क्लास जो है बहुत हेल्पफुल क्लास है। ठीक है ना? और कितना समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, ये कमेंट के माध्यम से जितने भी मैंने आपको प्रश्न पूछे वो बताइए। बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद।